Hello everyone, welcome you all to the online lecture series of Basic Electrical Engineering, and we are doing lectures for Transformer Unit 3 जो हमने start किया है last 65 जो वीडियो बना था इसके पिछले वाला जो वीडियो है उससे हमने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा है और उस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में डिस्कशन किया था, राइट। तो उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में भी हम कुछ और जो मैग्नेटिक सर्किट और मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हम सबसे पहले शुरू करेंगे। तो मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। डेफिनेशन होगी मैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज materials that can be either attracted or repel when placed in an external magnetic field and can magnetize themselves, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल कि मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो या तो अट्रैक्ट करें या तो रिपेल करें, जो कि किसी भी मैग्नेट का नेचर होता है। अगर सेम पोल्स होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा और अगर अपोजिट पोल होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर उनको इस मटेरियल को हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखते हैं तो ये रिपेल और अट्रैक्ट करेगा और कैन मैग्नेटाइज देमसेल्व्स, और साथ ही साथ अपने आप को क्या करेगा, मैग्नेटाइज करेगा, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को अपने अंदर रिटेन करेगा, राइट। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल। ऑल्सो जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उन मैग्नेटिक मटेरियल्स को हम यूज करते हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए। तो यूज फॉर देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जो भी मटेरियल्स के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं उन पर्टिकुलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ही हम इन मटेरियल्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस इज अनदर पॉइंट। नेक्स्ट इज हाउ वी कैन क्लासिफाई मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स है वो बेसिकली इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ही किया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि हर एक मटेरियल को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ही यूज में लाते हैं कि उसमें कितनी मैग्नेटिक, किस तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं। तो जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ही किया गया है। तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास सबसे पहले टाइप का जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल। कौन से होते हैं मटेरियल, क्या इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। तो these are the materials which are not strongly attracted, which are not strongly attracted to a magnet, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे मटेरियल्स जो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होते मैग्नेट से, यानी कि उनके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो बहुत ज्यादा रिटेन नहीं कर पाती हैं, वो उस तरह से बिहेव नहीं कर पाते हैं कि अगर इन मटेरियल्स को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को ज्यादा रिटेन नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइप के मटेरियल को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। एंड एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ मटेरियल्स आर एल्यूमिनियम, दैट इज Al, टिन, मैग्नीशियम, एक्सेट्रा, राइट। तो दीज आर द काइंड ऑफ मटेरियल्स। ये जो हमने मटेरियल्स के नाम लिखे हैं एल्यूमिनियम, टीन एंड मैग्नीशियम, ये पर्टिकुलर मटेरियल्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की कैटेगरी में आते हैं। नाउ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वो होती है बहुत बहुत स्मॉल,
relative permeability, that is mu r, is वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल का मतलब है कि उसका जो ऑर्डर है वो होता है लगभग 1.00000065। देखिए ये इस पर्टिकुलर ऑर्डर का जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो होती है, आपको पता है कि जो एयर का रिलेटिव परमेबिलिटी है वो 1 होता है एब्सोल्युटली, राइट। तो ये जो वैल्यू है 1.00000065, ये भी हम कह सकते हैं कि इट इज वेरी वेरी क्लोज टू 1, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि एयर कभी भी मैग्नेटाइज नहीं हो सकती है, उसी तरह से ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स भी बिल्कुल लगभग उसी नेचर के होते हैं, लेकिन स्टिल कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यहाँ पर रिटेन कर सकती हैं, और उसके एग्जांपल्स भी हमने लिखे हैं। ये है एल्यूमिनियम, टिन, मैग्नीशियम, ये है मटेरियल्स, ठीक है। अब अगर बात करें कि इन मैग्नेटिक मटेरियल्स को कैसे मैग्नेटाइज किया जा सकता है, तो देयर इज ए वे टू मैग्नेटाइज दीज मटेरियल्स। वो कब होगा, जब इन मटेरियल्स को हम सुपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, सुपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। So when these materials are placed in the magnetic field, जो डेवलप किया गया है सुपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से, तब कहीं जाकर ये मटेरियल्स थोड़ा मैग्नेटाइजेशन का जो प्रोसेस है इनके अंदर वो डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। नाउ नेक्स्ट टाइप का जो मटेरियल है दैट इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक मटेरियल। सेकेंड टाइप ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। ये है दूसरे टाइप का मटेरियल। इसकी डेफिनेशन में जो मेन पॉइंट आता है वो आता है कि दीज मटेरियल्स आर रिपेल्ड बाय ए मैग्नेट, रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट, ठीक है। एंड द एग्जांपल ऑफ दीज टाइप ऑफ मटेरियल्स आर, एग्जांपल, जिंक, mercury, lead, sulfur, copper, etc. This is copper and this is silver. Ag is for silver, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल है, और जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब भी आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये मटेरियल्स रिपेल करते हैं, राइट। देयर परमेबिलिटी इज लेस देन 1, स्लाइटली लेस देन 1। तो हम कह सकते हैं कि म्यू आर इज लेस देन 1, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कॉपर की रिलेटिव परमेबिलिटी देखें तो रिलेटिव परमेबिलिटी कॉपर की होती है 0.00005, ठीक है। वहीं अगर वुड की देखते हैं, वुड की रिलेटिव परमेबिलिटी होती है 0.9999995, राइट। तो ऑल आर द वैल्यूज विच आर लेस देन 1, और जो इनकी प्रॉपर्टी है वो है कि ये मैग्नेट्स ये रिपेल करता है मैग्नेट से, ठीक है। अब कैसे ये मैग्नेटाइज होंगी, ये जो मटेरियल्स हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, हाउ वी कैन मैग्नेटाइज देम, दे आर स्लाइटली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन ए वेरी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। these are also placed these are also magnetized when we place them in a very strong magnetic field, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल की, कि कब ये मैग्नेटाइज हो सकते हैं। हमने एग्जांपल्स दिखाए कुछ, जो 5-6 एग्जांपल्स हमने लिए हैं, ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जो रिपेल का नेचर है, दिस रिपेल नेचर इज बेसिकली बिकॉज कि ये जो मटेरियल्स हैं ये मैग्नेटिक जो फील्ड है जो अप्लाई किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं, ठीक है। दैट इज वाई ये रिपेल करते हैं। और ऊपर वाला जो हमने फर्स्ट डिस्कस किया था पैरामैग्नेटिक मटेरियल, वो अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्शन का मतलब है कि ये सेम डायरेक्शन में वर्क करता है जो भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो दिस इज अट्रैक्टेड बिकॉज
it works in the same direction of applied magnetic field and it is repelled because it works in the direction of opposite of the applied magnetic field. Now coming to the third type of magnetic material, these are called ferromagnetic material. Ferromagnetic मटीरियल, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक मटीरियल कौन से मटीरियल्स होते हैं? इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा आएगा विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट, ठीक है। इनको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटीरियल। ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि ये सेम डायरेक्शन में वर्क करेंगे। इनके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ मटेरियल्स हैं जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं और ये सारे मटेरियल्स अगर किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाएं तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, राइट। परमिएबिलिटी इन मटेरियल्स की बहुत हाई होती है। परमिएबिलिटी इज वेरी हाई, ठीक है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 100 to 1000 वैल्यू की, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। उसके बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट्स में, जिसमें से पहला पार्ट जो हमारा आता है दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जिनका परमिएबिलिटी हाई होता है। सबसे पहले है हाई परमिएबिलिटी, ठीक है। ऑल्सो लो कोएर्सिव फोर्स। कोएर्सिव फोर्स क्या होता है हम ये अभी आगे कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे। आगे जो आने वाला टॉपिक है उसमें इस पर्टिकुलर वर्ड का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। लो कोएर्सिव फोर्स, बेसिकली कोएर्सिव फोर्स वो फोर्स होता है जो मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए यूज किया जाता है। अगर किसी मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिटेन हो गई हैं आफ्टर पुटिंग दैट मटेरियल इनटू मैग्नेटिक फील्ड, so that external force or that extra force which is required to demagnetize the material, जो उससे मैग्नेटिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज में आता है, उसको हम बोलते हैं कोएर्सिव फोर्स, ठीक है। तो लो कोएर्सिव फोर्स की यहाँ पर जरूरत होती है, ठीक है। साथ ही साथ इसका जो हिस्टेरेसिस कर्व है, हिस्टेरेसिस कर्व वो भी स्मॉल होता है। हिस्टेरेसिस कर्व भी हम अभी थोड़ी देर बाद बना के देखने वाले हैं। एक मैग्नेटिक मटेरियल का हिस्टेरेसिस कर्व क्या होता है ये अभी कुछ देर में बनाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से डिटेल में क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज दिस हिस्टेरेसिस कर्व, राइट। और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जांपल्स में अगर आप देखते हैं तो वो आयरन एंड आयरन के जो अलॉयज हैं वो सब आते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। जैसे कि हम कहें निकल is a soft ferromagnetic material, cobalt is also the same soft ferromagnetic material, and tungsten. तो ये मटेरियल्स हैं जो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आएंगे, राइट। दूसरी चीज, चूंकि हिस्टेरेसिस कर्व बहुत स्मॉल है और कोएर्सिव फोर्स बहुत कम है, राइट, तो इन्हीं दोनों पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज से ही ये क्लियर हो जाता है कि इन मटेरियल्स को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना बहुत इजी है, राइट। ये आपको अभी कुछ देर में समझ में आएगा जब हम कोएर्सिव फोर्स और हिस्टेरेसिस कर्व को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जस्ट फॉर नाउ आप ये समझ सकते हैं कि ईज इन मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, आसानी से इन मटेरियल्स को मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं और डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से इन मटेरियल्स को ज्यादातर
मशीन्स में यूज किया जाता है। मशीन्स जैसे कि मोटर हो गया, मोटर्स में ज्यादातर इन मटेरियल्स को यूज करते हैं क्योंकि आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है। ट्रांसफार्मर में भी हम इसी मटेरियल का यूज करते हैं। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। दूसरे टाइप का जो मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में, वो कहलाता है हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, दिस इज द अनदर टाइप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इन मटेरियल्स की परमिएबिलिटी लो होती है, लो परमिएबिलिटी एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। हम बात कर रहे हैं इन दोनों के कंपैरिजन की, तो इन दोनों में अगर बात करें तो इसकी परमिएबिलिटी लो है और कोएर्सिव फोर्स हाई है। अगेन हाई कोएर्सिव फोर्स होने का मतलब है कि इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए हमें ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, साथ ही साथ जब हम इन लोअर कोएर्सिव फोर्स का यूज करते हैं, वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो नेचुरली these materials are difficult to magnetize and demagnetize। ठीक है, इन मटेरियल्स को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ मटेरियल्स? स्टील एंड alloys of cobalt and aluminium, these are the examples। and the fourth type of magnetic material is called ferrites। ferrite are the fourth type of magnetic material। these are basically the special group of ferromagnetic material जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है नंबर 3 में, जिसमें हमने दो टाइप के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिस्कस किए, सॉफ्ट एंड हार्ड। तो इसी की एक स्पेशल कैटेगरी है ये, स्पेशल ग्रुप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। या आप कह सकते हैं कि जो मटेरियल्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी में नहीं आते हैं वो सब फेराइट्स की कैटेगरी में आते हैं, राइट? तो दिस इज द बेसिकल मीनिंग ऑफ दिस फेराइट्स। एंड ये जो फेराइट्स हैं ये भी दो टाइप के कहलाते हैं। इसमें नंबर 1 हम कहते हैं सॉफ्ट फेराइट्स एंड नंबर 2 पे हम कहते हैं हार्ड फेराइट्स, राइट? तो ये स्पेशल कैटेगरी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। और जो फेरोमैग्नेटिक और नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बीच की जो कैटेगरी है, जो हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में नहीं कंसीडर कर सकते बट नियर टू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आ सकते हैं, उन्हीं को फेराइट्स की कैटेगरी में रखा गया है। एंड फर्दर फेराइट्स आर आल्सो कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, वन इज सॉफ्ट फेराइट्स एंड द हार्ड फेराइट्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल जो हमने डिस्कस किया, जिसमें 4 टाइप के हमने मैग्नेटिक मटेरियल्स को यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दैट टॉपिक इज BH कर्व। BH कर्व, ठीक है। B और H का क्या मीनिंग है ये हम अभी सब जानते होंगे, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। B stands for flux density, that is be measured in Weber per meter square or in Tesla, and H is magnetizing force और magnetic field intensity, जिसको मेजर किया गया है एम्पियर टर्न्स पर मीटर। ठीक है, तो BH कर्व का बेसिकली मीनिंग है कि एक ऐसा कर्व जो फ्लक्स डेंसिटी B और H के बीच की रिलेशनशिप हमें शो करता हो, उसको हम कहते हैं BH कर्व। बेसिकली B और H के बीच में एक रिलेशन होता है, वो होता है B is equals to μ0 μr into H, करेक्ट। अगर हम μr की वैल्यू 1 लेते हैं फॉर एयर, तो हम लिखते हैं B is equals to μ0 into H। क्योंकि μ0 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इट इज ए कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 4.2 × 10⁻⁷ होती है, तो वी कैन इजीली से कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, राइट। तो ये जो कंडीशन है μr इज इक्वल्स टू 1 की, ये एयर के लिए है, और एयर इज नथिंग बट ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। दिस इज ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो अगर BH कर्व को हम क्लासिफाई करें फॉर
नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, तो वहां पर हमें जो रिलेशन मिलता है वो रिलेशन है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, राइट। तो B और H के बीच में एक कर्व प्लॉट करेंगे जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आपका H होगा, वर्टिकल एक्सिस पर आपका B होगा, राइट। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H का सिंपल सा मीनिंग है कि देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप, कांस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, और ये हमेशा एक कांस्टेंट लाइन आपको मिलेगी। तो दिस इज द BH कर्व फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, राइट। इसमें आप देख सकते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर फ्लक्स डेंसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए एक लार्ज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो नहीं है, अवेलेबल नहीं है, राइट, जिसकी वैल्यू 1 है। दैट इज वाई हमें अगर पर्टिकुलर वैल्यू को प्रोड्यूस करना है, मान लीजिए दिस मच ऑफ अमाउंट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी वी रिक्वायर, तो हमें दिस मच ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एंड एज वी नो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू NI/L। दैट सिंपली मीन्स कि हमें उतने अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई करना पड़ेगा एक कॉइल के अंदर। अगर हम बात करें फॉर मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए यहाँ पर हमारा क्या रिलेशन डेवलप होगा? अगेन वी हैव B इज इक्वल्स टू μ0 μr इनटू H वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसमें जो μr की वैल्यू है वो एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। किस टाइप का मटेरियल है, अभी अभी आपने देखा कि कितने टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, और सब केसेस में ये जो वैल्यू है ये हमेशा वेरी करती है। तो जो कर्व हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे BH कर्व, दैट विल बी ये कांस्टेंट लाइन नहीं होगा, ठीक है। तो BH कर्व हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पर बनेगा। इनिशियली ये कर्व शेप लिए होगा, उसके बाद कांस्टेंट होगा, उसके बाद सैचुरेट होगा, एंड इस टाइप से हमें बनेगा। तो इस कर्व को अगर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करें तो ये फर्स्ट पोर्शन है OA, उसके बाद ये जो कांस्टेंट पोर्शन है दिस इज B, एंड देन फर्दर वी हैव C एंड बियॉन्ड C। तो आप क्या देखते हैं इस कर्व में? आप ये देख रहे हैं कि OA के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें B को प्रोड्यूस करने के लिए, दिस मच ऑफ B को प्रोड्यूस करने के लिए आपने दिस मच ऑफ H को यूज किया है, यानी कि आपको मैग्नेटाइजिंग फोर्स की ज्यादा जरूरत पड़ रही है एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद A से B के बीच में आप एक नियरली कांस्टेंट रिलेशनशिप देखते हैं B और H के बीच में। दैट सिंपली मींस कि H और B दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, जितना अमाउंट ऑफ H आप बढ़ाओगे उतना अमाउंट ऑफ B आपका रैपिडली बढ़ रहा है। देन B to C के बीच में आप देखोगे कि अगेन जो B के अंदर जो इंक्रीज होना चाहिए था वो इंक्रीज होना कम हो गया है, और H की वैल्यू अभी भी बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने B to C में जाने के लिए यहाँ आपके पास B पॉइंट है और यहाँ आपके पास C पॉइंट है। तो दिस मच ऑफ फ्लक्स डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए आपने दिस मच ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को अप्लाई किया हुआ है, राइट। एंड बियॉन्ड C अगर आप जाते हो तो आप देखते हो कि B की वैल्यू कांस्टेंट हो गई है ऑलमोस्ट, अब वहां पर इंक्रीज होना पॉसिबल नहीं है। दैट सिंपली मींस कि वहां मटेरियल पूरी तरह से मैग्नेटाइज हो चुका है, राइट। तो C पॉइंट इज बेसिकली कॉल्ड द सैचुरेशन पॉइंट, जहां पर मटेरियल सैचुरेट होना स्टार्ट हो चुका था और उसके बाद इमीडिएटली मटेरियल सैचुरेट हो गया है। तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू इंक्रीज द फ्लक्स डेंसिटी इन द मैग्नेटिक मटेरियल, नो मैटर इफ यू आर फर्दर अप्लाइंग द मैग्नेटाइजिंग फोर्स और नॉट, ठीक है। यहाँ पर आप कितना भी H को अप्लाई करें उससे फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज नहीं होगी। तो दिस इज द कर्व फॉर मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए होता है। और ये जो कर्व है ये बेसिक एक जनरल शेप ऑफ मैग्नेटिक कर्व कहलाता है, राइट। तो इसका जो शेप है दैट सिंपली बेसिकली जो डिपेंड करता है किस टाइप का मैग्नेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। इसमें अगर आप देखते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के BH कर्व हम बना सकते हैं। अगर हम मटेरियल्स डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स हैं हमारे पास, अगर ये हॉरिजॉन्टल पे H है, यहाँ पर B है, तो ये एक कर्व बनेगा कुछ इस टाइप का फॉर कास्ट आयरन, ठीक है।
फर्दर अगर आप दूसरा मटेरियल लेते हो तो दिस में बी द कर्व, दिस विल बी फॉर कास्ट स्टील, and one more curve we can plot here, that is sheet steel. ठीक है, ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग हम दिखा रहे हैं। इनमें आप देख रहे हैं कि हर एक मटेरियल को चेंज करने के बाद उसमें फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू हम बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट वाले केस में आप देखोगे कि मटेरियल जल्दी सैचुरेट हो गया था, उसमें फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू बहुत कम डेवलप हुई है। सेकंड वाले केस में थोड़ा ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी डेवलप हम कर पाए हैं, और थर्ड वाले में हम सबसे ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी क्रिएट कर पाए हैं, राइट। तो दीज आर द वेरिएशंस in BH curve for different values of different type of magnetic material. Also we can plot a curve in between relative permeability and flux density. अगर आप देखना चाहते हैं कि flux density और relative permeability के बीच में क्या रिलेशन है, तो this is 0, this is 200, 400 or we can say 800, this is 1400 and so on. तो ये जो रिलेशन है ये कुछ इस तरह से काम करता है। तो ये जो कर्व है, ये कर्व कुछ इस तरह से काम कर रहा है। आप इसमें देख सकते हैं कि आपका जो रिलेटिव परमेबिलिटी है, अगर आप मैक्सिमम रिलेटिव परमेबिलिटी पे जा रहे हैं, मान लीजिए 1400 रिलेटिव परमेबिलिटी है, तो वहां पर आप इतना दिस मच ऑफ वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी को ले सकते हैं। फर्दर अगर आप देखते हैं कि जैसे जैसे जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो कम होती जा रही है, वैसे वैसे आपका जो फ्लक्स डेंसिटी है वो भी इधर इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक वेरिएशन है जो फ्लक्स डेंसिटी वर्सेस रिलेटिव परमेबिलिटी के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, राइट। The value of B here is 1.6 Tesla or 1.6 Weber per meter square. Here also we have some values like it is 0.4, 0.8, 1.2, 1.6 and so on. ठीक है। Now further let's discuss about one more important topic, that is called magnetic hysteresis और hysteresis curve जिसको कहते हैं, magnetic hysteresis curve. Sometimes it is also called hysteresis loop. ठीक है, ये डिफरेंट नेम से हम इसको जानते हैं। तो बेसिकली मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस एक फिनोमिना होता है, ठीक है, ये एक फिनोमिना है मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस, जिसमें अभी अभी आपने जो BH कर्व देखा उसमें आपने देखा B और H के बीच में एक रिलेशनशिप हमने प्लॉट की है। तो अगर हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के साथ साथ डीमैग्नेटाइज भी करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया है, जिससे मैग्नेटिक जो फ्लक्स डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, राइट। अगर आप अपोजिट साइड में मटेरियल को मैग्नेटाइज करें, या फिर आप कहें कि पहले मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के बाद डीमैग्नेटाइज करें और फिर उसको रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करते हैं, तो दोनों के बीच में जो पाथ अभी बनता है, ये जो पाथ हमारा प्लॉट हुआ है, ये सेम पाथ अपोजिट डायरेक्शन में फॉलो नहीं होता। उस केस में हमारे पास एक डिले आता है B और H के केस में। किस तरह से? सबसे पहले तो हम इसके लिए एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम ये प्रोसेस करने वाले हैं। हमने एक मैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पर लिया है, दिस इज द मैग्नेटिक मटेरियल वी हैव। इसके ऊपर कॉइल है, दिस इज द कॉइल, these are the number of turns, ठीक है। और इस कॉइल के जो दो टर्मिनल्स है वो ये हैं हमारे पास। उसके बाद हमने एक सर्किट लिया है, इलेक्ट्रिक सर्किट, चूंकि हमें करंट फ्लो कराना है, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक सर्किट। हियर वी हैव कनेक्टेड एन एम्पियर मीटर टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट, ए सोर्स ऑफ सप्लाई बैटरी और एक वेरिएबल रजिस्टर जो कि करंट को कंट्रोल करने के काम आएगा। साथ ही साथ हमने यहाँ पर एक ऐसा स्विच लगाया है जिसकी हेल्प से हम सर्किट को रिवर्स डायरेक्शन में भी प्लॉट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं डीपी-डीटी स्विच।
डबल पोल डबल थ्रो स्विच। ठीक है, ये जो स्विच है दिस इज कॉल्ड DPDT, डबल पोल डबल थ्रो स्विच। ये जो कॉइल है इसकी लेंथ हमने ले ली है, L लेंथ है हमारे पास, ये A पार्ट है, ये B पार्ट है, एंड दीज आर द नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सर्किट के थ्रू हम इस मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करेंगे। तो इनिशियली हमें क्या करना है, इनिशियली हमें करंट को पॉजिटिव डायरेक्शन में सप्लाई करना है, एंड एज वी नो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट को सप्लाई करने से Ni/L जो H होता है मैग्नेटिक फोर्स, वो मैग्नेटाइजिंग फोर्स वहां पर बिल्डअप होता है और उसकी वजह से फ्लक्स डेंसिटी वहां पे बनती है, राइट। तो एक एक्सेस यहाँ पर प्लॉट करते हैं। इस एक्सिस पे हम जब प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर जब करंट को हम बिल्डअप करना स्टार्ट करते हैं तो आपका जो कर्व है वो कुछ इस तरह से बढ़ता है, जैसे कि हमने BH कर्व अभी अभी देखा था, तो ये बिल्कुल उसी तरह से बढ़ रहा है। यहाँ पर आपके पास H है, यहाँ पर आपके पास B है, राइट। तो ये सिंपल नॉर्मल BH कर्व है जो आपने देखा। लेट अस से दिस इज O पॉइंट एंड दिस इज A पॉइंट। यहाँ पर मटेरियल सैचुरेट होना स्टार्ट हो गया। तो अभी तक हमने सिर्फ BH कर्व प्लॉट किया है। हमने क्या किया, करंट को पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ पर सप्लाई किया इस कॉइल के थ्रू, जिससे मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है। A पॉइंट पर आकर मटेरियल ऑलमोस्ट सैचुरेट हो गया, यानी कि दिस इज द पॉइंट वेयर यू गेट द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी Bmax, correct, and this much of the magnetizing force you are applying here. All right, now हमें क्या करना है, हमें जो करंट हमने सर्किट को सप्लाई किया है उस करंट को धीरे धीरे जीरो करना है। हमने कुछ अमाउंट ऑफ पॉजिटिव करंट उसको दिया है। नाउ इफ वी रिड्यूस दिस करंट, तो करंट के रिड्यूस होने से H का वैल्यू रिड्यूस होगा, बिकॉज H इज इक्वल्स टू Ni/L। तो सिंपली I को रिड्यूस करेंगे तो H रिड्यूस होगा, और H के रिड्यूस होने से B को भी रिड्यूस होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, आपका ये जो कर्व है जो O से A को गया है, वो A से O की तरफ को वापस ना आते हुए एक दूसरे पाथ को फॉलो करता है, और वो पाथ कौन सा होता है, वो पाथ कुछ इस तरह का बनता है। दिस इज द पाथ इट टेक्स, राइट। दिस इज द B पॉइंट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि आपने H को तो जीरो कर दिया, यानी कि करंट हैज बीन रिड्यूस्ड टू जीरो, बट देयर इज सम फ्लक्स डेंसिटी अवेलेबल इन द मैग्नेटिक मटेरियल। दिस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी is basically called residual flux density BR, या आप कहें कि मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज स्टोर हो गई हैं, वो न्यूट्रलाइज नहीं हुई हैं। तो दिस मच ऑफ वैल्यू दैट इज OB। तो OB एक ऐसा वैल्यू है जो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर अवेलेबल है, उसमें रिटेन हो गई है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रह गई हैं। तो सिंपली H की वैल्यू जीरो हो गई थी, लेकिन B की वैल्यू जीरो नहीं हुई। तो कौन सी क्वांटिटी यहाँ पर लैग कर रही है, कौन सी क्वांटिटी यहाँ पर लीड कर रही है, ये हमें बेसिकली देखना है। हम ये देख पा रहे हैं कि H is zero but B has some positive value, that means B is lagging behind H, right। और ये जो लैगिंग फिनोमेना है B का H से, इसी को हम कहते हैं हिस्टेरेसिस, that is called magnetic hysteresis phenomena। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है, अगर आपको इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जीरो करना है तो आपको H को नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको इस स्विच की हेल्प से करंट को रिवर्स करना होगा। जैसे ही आप करंट को रिवर्स करोगे तो H अपोजिट डायरेक्शन में बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, और उसकी वजह से ये जो पॉजिटिव फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पर बिल्डअप हो गई थी वो जीरो की तरफ को आना शुरू हो जाएगी। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर आकर आपकी जो फ्लक्स डेंसिटी है वो जीरो हो जाएगी। लेकिन फ्लक्स डेंसिटी को जीरो करने के लिए आपने इतना अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा फोर्स लगाया है, और इसी फोर्स को हम कहते हैं कोएर्सिव फोर्स HC, means the magnetizing force which is required to neutralize the effect of magnetic properties from a magnetic material, उसी को coercive force कहते हैं, right, because it is applied in the reverse direction, that is why we are writing here minus of HC. Now further, if you apply more magnetic force in this opposite direction,
magnetic flux density starts increasing in this direction itself. So it will go like this, and at some point of time, at D point, it has reached to the maximum value. So this is the value is minus of B maximum. अगर इस लाइन को हम नीचे लेकर आते हैं तो दिस इज कॉल्ड माइनस ऑफ बी मैक्सिमम, मींस यहाँ पर आकर आपका मटेरियल रिवर्स डायरेक्शन में सैचुरेट हो चुका है. नाउ अगेन विल फॉलो द प्रोसेस. यहाँ पे आपने कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई किया हुआ है नेगेटिव साइड में. अब आपको उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए आप सबसे पहले उस करंट को जीरो रिड्यूस करोगे, और जीरो रिड्यूस करने के लिए आप अल्टीमेटली एच को रिड्यूस करोगे. तो यहाँ पर आप जो देखते हैं वो ये होता है कि ये जो पाथ है, इस बार ये पाथ कुछ इस तरह से चलता है. दिस विल गो लाइक दिस. यहाँ पर आकर आपने h को तो जीरो कर दिया है, लेकिन अगेन यू विल हैव अनदर वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी हियर. दिस इज आल्सो कॉल्ड माइनस ऑफ बी आर इन द रिवर्स डायरेक्शन. माइनस ऑफ बी आर यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जो मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ है उसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिटेन हो गई है वो यहाँ पर हमें दिखाई देती है. एंड फर्दर अगर आप फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में h की वैल्यू को अप्लाई करते हैं तो ये कर्व आपका वापस से कुछ इस तरह से फॉलो करता है प्रोसेस, एंड इट बिकम्स कंप्लीटेड हियर. तो ये जो कंप्लीट कर्व बना है, दिस इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लूप. इसी को हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं. दिस इज द ई पॉइंट, दिस इज द एफ पॉइंट, और जो पाथ हुआ है फॉलो हमारा वो ओ से ए गए हम पहले, फिर ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एंड एफ से ए. राइट, इसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप और हिस्टेरेसिस कर्व. इस कर्व की जो थिकनेस है वो मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करती है. ध्यान दीजिएगा, हमने ऊपर एक लिखा था कि इसका हिस्टेरेसिस लूप काफी पतला होता है, थिन होता है. तो बेसिकली उसका सिंपल मीनिंग यही है कि मटेरियल टू मटेरियल ये जो थिकनेस है ये डिपेंड करती है अलग अलग मटेरियल के ऊपर. जैसे हमने अभी ये काफी थिक बनाया है, अगर आप कुछ और मटेरियल का इसके अंदर इसके लिए बनाना चाहोगे तो इट मे बी समथिंग लाइक दैट. जो मटेरियल जितना जल्दी जल्दी सैचुरेट और होगा या मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होगा उसका पतला कर्व बनेगा. वहीं अगर आप और कोई कर्व लेते हो तो कुछ इस तरह का बना सकते हो, या फिर और अगर थिकनेस दिखानी है तो इस तरह का बना सकते हो. राइट, तो ये अलग अलग मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है कि किस मटेरियल के लिए हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, किस मटेरियल के लिए हम काम कर रहे हैं. दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस हिस्टेरेसिस कर्व. तो ये जो सबसे पतला वाला हमने कर्व बनाया है, ये कर्व अगर हम देखते हैं तो ये सिलिकॉन स्टील का होता है. सिलिकॉन स्टील इज ए मटेरियल जो मोस्टली ट्रांसफार्मर बनाने में यूज होता है. यानी कि इस पर्टिकुलर टाइप के मटेरियल में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो बहुत ज्यादा रिटेन नहीं करती हैं, जल्दी ही हमारा मटेरियल सैचुरेट हो जाता है. राइट, तो दिस इज फॉर सिलिकॉन स्टील, दिस इज फॉर wrought iron, and this is for hard steel. यानी कि जो जितना हार्ड मटेरियल होगा, हार्ड इन द सेंस कि जिसका सैचुरेशन पॉइंट बहुत देर बाद आएगा या बहुत टाइम लगने के बाद, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद आपका मटेरियल सैचुरेट होता है, उसका जो थिकनेस होगा मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस का वो ज्यादा होगा. और जो बहुत जल्दी और सबसे अच्छा मटेरियल होता है जैसे कि सिलिकॉन स्टील है, उसका जो कर्व बनेगा वो एकदम पतला बनेगा अगर इस कर्व को प्रॉपर्ली बनाए. तो दिस कैन बी लाइक दिस. ठीक है, और यहाँ पर भी एक्सिस प्लॉट कर लेते हैं. So these are the hysteresis curves for different types of materials. ठीक है, तो आई होप कि BH कर्व और हिस्टेरेसिस कर्व दोनों चीजें क्लियरली समझ में आ गई होंगी. BH कर्व का जो एक्सटेंशन है वही हिस्टेरेसिस कर्व है. अगर फर्दर उसी BH कर्व में हम आगे की प्रोसेस को अप्लाई करते हैं तो वहीं पर आपको
दिखाई देता है कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस अडॉप्ट होती है। और ये जो रिवर्स और फॉरवर्ड डायरेक्शन है, आपको पता है कि किसी भी एसी सप्लाई में अगर आप देखते हैं तो एक साइनसोइडल वेवफॉर्म कुछ इस तरह की होती है, यानी कि अगर ये 50 हर्ट्ज का वेवफॉर्म है तो 1 सेकंड में 50 साइकिल हमारी पूरी हो जा रही है, यानी कि 50 बार ही पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है। तो अगर कोई एसी साइकिल किसी एक मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर हमने अप्लाई की है तो पर सेकंड 50 टाइम्स हिस्टेरिसिस कर्व आपका बनेगा। 50 लूप हमें हर सेकंड इस तरह के मिलेंगे, राइट? क्योंकि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बिल्कुल उसी तरह से काम कर रही है जैसे आपका साइकिल है। यहाँ आप देखते हैं पहले हम 0 से मैक्सिमम तक जाते हैं, उसके बाद 0 तक आते हैं, उसके बाद नेगेटिव साइड मैक्सिमम तक जाते हैं, देन अगेन वापस 0 तक आ जाते हैं। तो इस पूरी एक साइकिल का एक हिस्टेरिसिस लूप बनता है जो हमने अभी अभी एक्सप्लेन किया। इस पर्टिकुलर लेक्चर में आप देखेंगे तो हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले मैग्नेटिक मटेरियल्स को डिस्कस किया, क्या होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, कितने टाइप्स के होते हैं, हर एक टाइप को हमने पढ़ा उनके एग्जांपल्स के साथ। उसके बाद हमने बीएच कर्व को प्लॉट किया। बीएच कर्व को हमने दो टाइप के मटेरियल्स के लिए प्लॉट करके देखा, वन इज फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड अनदर वन इज फॉर मैग्नेटिक मटेरियल। And the third topic we have discussed about the magnetic hysteresis. We have discussed this topic in detail. एक फिगर के साथ हमने इसको डिस्कस किया है और साथ ही साथ ये देखा है कि जो हिस्टेरिसिस कर्व है वो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है, इसकी जो थिकनेस है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर एसी साइकिल के साथ इसको कंपेयर करें तो फॉर एवरी वन साइकिल देयर इज ए लूप, हिस्टेरिसिस लूप। सो इन ए 1 सेकंड 50 cycles are there, so 50 loops are formed in 1 second, right? That's all for this lecture, right? तो आप इसको स्टडी करें, समझें इन सारी चीजों को। और अगले लेक्चर से हम ट्रांसफार्मर, जो मेन टॉपिक है ट्रांसफार्मर, उसको हम स्टार्ट करेंगे, उससे रिलेटेड हम आगे डिस्कशन करेंगे, राइट? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।